अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर आलमी खबरनामा। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अमेरिका की जानिब से ईरान को $300 मिलियन देने की बातें झूठी खबर। सदर ट्रंप का बयान, कहा आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल जुमा से खोल दिया जाएगा। मुआहदा हो या ना हो, तेहरान को जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ईरान अमेरिका मुआहदे से बौखलाए नेतन्याहू की धमकी। उम्मीद है मुआहदा इलाकाई मसाइल में मुस्बत असरात का हामिल होगा। हमास का अमेरिका ईरान मुआहदे का खैर मकदम। हर 1 मीटर पर बिछा है 1 किलोग्राम बारूद। माहिरीन के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ साफ करने में लग सकता है तकरीबन 1 माह। पाकिस्तान अपने दिफाई बजट में कर रहा है इजाफा। पाकिस्तान के वजीर खजाना ने अमेरिका ईरान अमन मुआहदे के बाद दिया बड़ा बयान। फलस्तीनी रहनुमा महमूद अब्बास ने 21 साल बाद नए सदारती इंतखाब का कर दिया ऐलान। सदर अब्बास 2005 में हुए थे फलस्तीन के सदर मुंतखब। और अमेरिका का B-52 बमबार तैयारा परवाज के फौरी बाद हुआ क्रैश। हादसे में हुई 8 लोगों की मौत। हेडलाइंस आपने देखी। अब पेश है खबरों की तफसील। शुरुआत करते हैं। नए हिजरी साल के आगाज पर आज ग़िलाफ़े काबा तब्दील कर दिया गया है। ग़िलाफ़े काबा की तब्दीली के लिए तैयारियां पीर की शाम से ही शुरू कर दी गई थी और आज सुबह किस्वा की तब्दीली का अमल मुकम्मल कर लिया गया। किस्वा फैक्ट्री से ग़िलाफ़े काबा खानवाई की सूरत में मुंतकिल किया गया। दुनिया भर के मुसलमान हिजरी साल के आगाज़ के साथ ही इस रूह परवर मंजर के मुंतज़िर होते हैं जो साल में सिर्फ एक बार देखने को मिलता है। किस्वा की तब्दीली के अमल का आगाज़ पुराने ग़िलाफ़ को उतारने से होता है। सबसे पहले सोने के तारों से कढ़ाई किए गए आयात कुरानी के तुगरे इंतहाई महारत और एहतियात से उतारे जाते हैं और फिर ग़िलाफ़ की तब्दीली का अमल एक मरबूत निज़ाम और फ़नी बारीकियों को मद्देनज़र रखते हुए शुरू होता है, जिसमें ग़िलाफ़ के मुख्तलिफ सिमत के हिस्सों को काबे की छत पर ले जाने और फिर नीचे लाने का अमल होता है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने तस्दीक की है कि ईरान ने कभी भी जौहरी हथियार हासिल न करने पर रजामंदी का इजहार किया, जो वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान तय पाने वाली मफाहिमत से मुताल्लिक़ उनका ताज़ा बयान है। G7 इजलास के दरमियान फ्रांसीसी सदर के साथ गुफ्तगू में ट्रंप ने आगाह किया कि आबनाए हुर्मुज़ को जल्द यानी कि जुमा तक खोल दिया जाएगा। इसी तनाजुर में अमेरिकी सदर ट्रंप ने उन रिपोर्ट्स को भी मुस्तरद कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि हालिया मफाहिमत के तहत अमेरिका ईरान को माली रकम देगा। ट्रंप ने कहा, ये खबरें जिनमें वाशिंगटन की जानिब से तेहरान को करोड़ों डॉलर अदा किए जाने का जिक्र है, झूठी और बेबुनियाद खबरें हैं। हम इसे मुस्तरद करते हैं। Relationship. We've worked on many deals together. I'm very happy to say it's signed. The deal's all signed, and the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found, but it's essentially ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely opened. We got along very well with Iran. It's a different set of leaders. As you know, the first set is gone, the second set is gone, and we found the third set to be very smart, strong, very smart, but we ended up making a deal. I felt badly that we had to go back on the attack for 2 nights, and I thought a third, but we made it before that happened. But I think a lot of great things are going to happen in the Middle East right now, and very importantly, the oil is plummeting down, and the stock market is shooting up like a rocket today, like record kind of numbers. And the oil has taken its biggest plunge, and we're into the low numbers, not quite back yet, Kevin, to the extent, but we're getting close to the numbers we were before it all started. And the main thing is that Iran will not have a nuclear weapon. They fully agreed to that with strong policing powers, and they won't have a nuclear weapon, which is what it was all about, because they probably would have used it if they had it. So we had 2 big moments. When they terminated the JCPOA, that was the Obama deal, the Barack Hussein Obama deal.
And when I terminated that, it was very important because it was a road to a nuclear weapon. It was a horrible deal for the United States. It was a deal where billions of dollars was given to Iran. It was a deal where 1.7 billion in cash was put on a Boeing 7, well, not a 757, I guess. साबिक अमरीकी सदर ओबामा ने ईरान के साथ ट्रंप इंतजामिया के मुआहदे तक पहुंचने की सलाहियतों पर शकूक व शुबहात का इजहार किया। ओबामा ने कहा, ये बुनियादी तौर पर 2015 में उनकी इंतजामिया की जानिब से किए गए जौहरी मुआहदे से मुख्तलिफ नहीं है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि फौजी ताकत के इस्तेमाल के बजाय सिफारती हल ज़्यादा कामयाब और मौसर रहते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा, वो बाज़ औक़ात अमरीकी सदर ट्रंप की राय से इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने लेबनान में सिक्योरिटी बफर जोन में फ़ौज की मौजूदगी को बरकरार रखने की भी तस्दीक की। ये तबसरा दरअसल मशरिक़ी वस्ता में जंग के खात्मे के लिए अमरीका और तेहरान के दरमियान मुआहदे के ऐलान के बाद उनका पहला रद्द-ए-अमल है, जिसमें उन्होंने ईरान से मुताल्लिक़ मज़ीद तजुर्बात का ऐलान किया और अमरीकी सदर के बाज़ बयानात से इख्तिलाफ खुलकर कर दिया। To acquire nuclear weapons. I can define this as my life's mission. I have upheld it until now, and I will uphold it in the future as well. With or without a deal, Iran will not have nuclear weapons. Not today, and not tomorrow. As long as I am Prime Minister of Israel, this will not happen. We saved the state of Israel from annihilation. But I tell you, citizens of Israel, the struggle is not over. We will have to continue standing guard. Continue being strong and determined to defend ourselves as necessary. We established deep security zones around the state of Israel. We did this in Gaza, in Lebanon, and in Syria where, by the way, we eliminated all of the Assad army's weapons, which had been a central link in the axis of evil. And I want to make it clear, we will remain in these security zones for as long as necessary to protect our country. Well, President Trump and I know each other for many years. He is the President of the United States, and I am the Prime Minister of Israel. Many times we see eye to eye, and there are also times when we don't see eye to eye. I am responsible for Israel's security interests, and I insist on them. Second, regarding Lebanon, we created there a buffer zone, a security zone. We will stay there as long as necessary. Iran wanted us to retreat from there. It didn't happen. Do you know why it didn't happen, among other things? Because I stood very, very firmly. ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, लेबनान पर किसी भी इसराइली हमले या किसी इलाके पर कब्ज़ा अमरीका ईरान मुआहदे की खिलाफ वर्जी समझा जाएगा। मुमकिन तौर पर जुमा को होने जा रहे अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकिरात का नया दौर स्विट्ज़रलैंड में शुरू होगा। अब्बास अराग़ची ने कहा, मफ़ाहिमती याददाश्त में एक जानिब अमरीका और इसराइल है तो दूसरी जानिब ईरान और हिज़्बुल्लाह फ़रीक़ हैं। फ़लस्तीन की मज़ाहिमती तंजीम हमास ने अमरीका और ईरान के दरमियान होने वाले मुआहदे का खैर मकदम किया है। हमास की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि उम्मीद है मुआहदे से गज़ा और लेबनान में इसराइली जारियत ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है कि मुआहदा इलाक़ाई मसाइल में मुस्बत असरात का हामिल होगा। हमास ने यह भी कहा, मुआहदे से लेबनान और दीगर महाज़ों पर होने वाले हमले रुकने की भी उम्मीद है। हमास ने यह भी कहा, फ़लस्तीनियों के खिलाफ नस्ल कुशी, भूख मुसल्लत करने, जबरी बेदखली की इसराइली जंग जारी रहने तक खित्ते में कभी अमन कायम नहीं हो सकता। अमेरिकी फ़िज़ाइया का एक बमबार तैयारा टेक ऑफ के दौरान एयरबेस पर गिरकर तबाह हो गया और इसके नतीजे में 8 अफराद हलाक हो गए। फ़िज़ाई हुक्काम के मुताबिक ये वाक़या दरअसल पीर को कैलिफोर्निया के एडवर्ड्स एयरफोर्स बेस में उस वक्त पेश आया जब B-52 जहाज़ ने रनवे पर उड़ान भरने की कोशिश की और शोलों में घिर गया। एयरफोर्स के कर्नल ने वाक़े के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा, 8 इंजन रखने वाला ये जहाज़ रिवायती गोला बारूद के अलावा जौहरी हथियार ले जाने की सलाहियतें रखता था और ये एक तरबियती मिशन पर था जो क्रैश हो गया। ईरान जंग के खात्मे के बाद पाकिस्तान 2027 के लिए इक़्तिसादी तख़मीनों को बेहतर कर सकता है, लेकिन बजट पर नज़रसानी करना अभी क़ब्ल अज़ वक्त होगा। इन ख़यालात का इज़हार पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने किया। उन्होंने अमरीका और ईरान के दरमियान लड़ाई के खात्मे के लिए मुआहदे पर दस्तखत होने के भी इम्कान का इजहार किया। औरंगज़ेब ने कहा, तबाहशुदा तवानाई के बुनियादी ढांचे का मतलब है कि सप्लाई चेन को मामूल पर आने में वक्त लगेगा और सब चीज़ों को मामूल पर लाना वक्त की भी ज़रूरत है। उन्होंने पाकिस्तान के दिफाई बजट में इजाफे की ज़रूरत पर भी जोर दिया।
I would say is that Pakistan has negotiated the first order impact of the conflict quite well, right? And that's been because of the whole of the government approach. So in terms of no shortages, no lines, no law and order situation, indeed we did see a spike in our petroleum bill in April that sort of moderated somewhat during May. We haven't decided the amounts. Certainly the tenor, I mean the two tenors that we have done now are 3 years. Remember, there's no point in doing anything less than 3. As far as we're concerned, we would like to extend the maturities as far as we can, because as you can appreciate, the composition of our external debt is actually quite unique compared to some other countries. About 40-45% is multilaterals, which is concessional debt and very long term. And the second part of it is bilateral credit. We have already issued the RFPs. We have actually received the responses around 3 areas in terms of Eurobond, US dollar, and for the first time we are going to attempt a rupee-linked dollar-settled situation. So we have received interest from possible advisors. So we will certainly go towards additional issues during the course of next fiscal year. I think at this point in time, as you've seen, what we want to do is in terms of our allocation for our defense, given 2 active borders, that's what we are focused on at this point in time. Having said that, I did mention the upside which is associated with that, but again it will be too early. UN की सलामती कौंसिल में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदे ने खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने सलामती कौंसिल की वसअत पर जोर दिया और अरकान की शमूलियत को बढ़ाने पर भी जोर दिया। आलमी ताज़ातीन हालात के दौरान उन्होंने कहा, सलामती कौंसिल के अरकान की तादाद को बढ़ाना सबके लिए फ़ायदेमंद है और आलमी वक्त का तकाज़ा है। It's our understanding that a convergence is not the same as unanimity. If so, a convergence could operationally be considered as a majority view. However, the working principle in the elements paper regarding convergences and divergences are different and ambiguous and subjective understanding and views of the co-chairs. Second, UNG decision 62/557 clearly stipulates that the purpose behind the IGN is to garner a solution with the widest possible political acceptance based on proposals by member states. This foundational document of the IGN does not mention about or allude to bridging proposals. It has also been the firm established practice in the UN for the co-chairs or co-facs to propose bridging proposals after floating a text as part of text-based negotiations and not before. It would also be contextual to highlight that the elements paper treats a reform of the Security Council as a member states-driven process. Therefore, proposals under the consideration of the IGN co-chairs must be based on models presented by member states and groups thus far, and not subjective understandings. Third, the elements paper mentions that the permanent category would be expanded through the fixed regional seats proposal, which incredibly has only been documented in this elements paper. It further adds that member states elected to such seats would serve in their national capacity and not formally represent their respective regions. These present 3 inherent issues. 1, the proposal in no way expands a permanent category. 2, the concept of regionality would not be served if the concerned member states act in their national capacities. And 3, it weakens the case of SIDS, a cross-regional group which India has been consistently supportive of. Further, this whole proposal is akin to granting a veto to the E10, bereft of convoluted arguments of permanency. This proposal confuses veto power with permanency. Fourth, the elements paper... फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने ऐलान किया है कि नए सदर का इंतखाब 2027 में किया जाएगा। उन्होंने ये ऐलान पिछले सदारती इंतखाब के 21 साल बाद किया। जबकि इस ऐलान के मुताबिक सदारती इंतखाब का इनेकाद हो गया तो ये अमलन 22 साल बाद पहला मौका होगा कि फ़लस्तीनी अवाम अपना नया सदर मुंतखब करेंगे। सदर महमूद अब्बास, जिन्हें 2005 में सदर बनाया गया था, अब उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगला सदारती इंतखाब 2027 के इब्तिदाई दिनों में होगा, जबकि फ़लस्तीनी मुखर्रना का इंतखाब रवां साल माह नवंबर में ही किया जाएगा।
تہران اسٹاک ایکسچینج تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ انڈیکس میں ایک ہی دن میں 2.3% کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق ایران کی معاشی صورتحال اور سرمایہ کاروں کے اعتماد میں بڑی بحالی دیکھنے میں آ رہی ہے، جہاں تہران اسٹاک ایکسچینج کا بینچ مارک انڈیکس ٹیڈپکس تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ کاروباری ہفتے کے دوران انڈیکس میں ایک ہی روز میں بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد تہران اسٹاک انڈیکس 50,97,000 پوائنٹس کی ریکارڈ سطح پر بند ہوا۔ اور ناظرین، سعودی عرب میں جولائی اگست شدید گرمی کے مہینے ہوتے ہیں۔ اسی بنا پر اب سعودی وزارت افراد قوتی نے اعلان کیا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے تمام اداروں کے کارکنوں کے لیے پیر 15 جون سے 15 ستمبر تک براہ راست دھوپ میں کام کرنے پر پابندی ہوگی۔ نیشنل کونسل فار آکوپیشنل سیفٹی اینڈ ہیلتھ کے تعاون سے یہ پابندی دوپہر 12 سے سپہر 3 بجے تک 3 ماہ کے لیے ہوگی۔ اس فیصلے کا مقصد پرائیویٹ سیکٹر میں کارکنوں کی سیفٹی اور صحت کو یقینی بنانا ہے اور شدید گرمی سے جڑے آکوپیشنل خطرات کو بھی کم کرنا ہے۔ ایران امریکہ امن معاہدے کے بعد آبنائے ہرمز کو پھر سے کھولنے کی بحث تیز ہو گئی ہے۔ امریکہ اور ایران کے مطابق معاہدے پر دستخط ہونے کے بعد اس کا عمل شروع ہوگا۔ ماہرین نے کہا آبنائے ہرمز کو مکمل طور سے کھولنے میں کم از کم 30 دن لگ جائیں گے، کیونکہ اس کی اہم وجہ ہرمز کے سمندری علاقے میں بچھائی گئی مائنز یعنی کہ بارودی سرنگیں ہیں۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جنگ کے دوران ایران نے امریکی بحری سرگرمیوں کو روکنے کے لیے پانی کے اندر بڑی تعداد میں سرنگیں بچھائی تھی۔ اب انہیں ہٹانا ایران کے لیے بھی آسان نہیں۔ ادھر کیلیفورنیا کے لاس اینجلس کاؤنٹی میں آگ بھڑک اٹھی ہے۔ کیلیفورنیا کے لاس اینجلس کاؤنٹی میں سٹیونسن رینج کی غیر منظم کمیونٹی میں پیکو کینپین روڈ اور سٹیونسن رینج پارک وے کے جنوب مشرق میں برش فائر، جسے میکس فائر کہا جاتا ہے، واچ ڈیوٹی کے مطابق آگ پھیل رہی ہے۔ سٹی آف سانتا نے جاری صورتحال کے بارے میں بیان جاری کیا اور کہا اس وقت آگ کا تخمینہ 3 سے 4 ایکڑ پر لگایا جا رہا ہے اور یہ اسٹیونسن رینج میں پیکو کینین روڈ اور اسٹیونسن رینج پارک وے کے جنوب مشرق میں جل رہی ہے اور آگے بھی بڑھ رہی ہے۔ انڈونیشیا کو ایک بار پھر آج زوردار زلزلے کا سامنا کرنا پڑا، جس سے لوگوں میں افراتفری مچ گئی۔ یہ زلزلہ انڈونیشیا کے سلاویسی جزیرے میں آیا، جس کی شدت ریکٹر اسکیل پر 6.7 درج کی گئی ہے۔ اس زوردار زلزلے نے پورے علاقے کو دہلا کر رکھ دیا ہے۔ تیز جھٹکوں کے سبب وسطی سلاویسی کی راجدھانی پالو اور اس کے قریبی علاقوں میں وسیع پیمانے پر نقصان کی خبریں سامنے آئی ہیں۔ آخر میں ہیڈلائنز پر ڈالتے ہیں ایک اور نظر۔ امریکہ کی جانب سے ایران کو $300 ملین دینے کی باتیں جھوٹی خبر۔ صدر ٹرمپ کا بیان، کہا آبنائے ہرمز کو مکمل جمعہ سے کھول دیا جائے گا۔ معاہدہ ہو یا نہ ہو، تہران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے۔ ایران امریکہ معاہدے سے بوکھلائے نیتن یاہو کی دھمکی۔ امید ہے معاہدہ علاقائی مسائل میں مثبت اثرات کا حامل ہوگا۔ حماس کا امریکہ ایران معاہدے کا خیر مقدم۔ ہر 1 میٹر پر بچھا ہے 1 کلو گرام بارود۔ ماہرین کے مطابق آبنائے ہرمز صاف کرنے میں لگ سکتا ہے تقریباً 1 ماہ۔ پاکستان اپنے دفاعی بجٹ میں کر رہا ہے اضافہ۔ پاکستان کے وزیر خزانہ نے امریکہ ایران امن معاہدے کے بعد دیا بڑا بیان۔ فلسطینی رہنما محمود عباس نے 21 سال بعد نئے صدارتی انتخاب کا کر دیا اعلان۔ صدر عباس 2005 میں ہوئے تھے فلسطین کے صدر منتخب۔ اور امریکہ کا B-52 بمبار طیارہ پرواز کے فوری بعد ہوا کریش۔ حادثے میں ہوئی 8 لوگوں کی موت۔ اسی کے ساتھ عالمی خبرنامہ کا سلسلہ اب یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔